पश्चिम बंगाल में ओबीसी कोटे को लेकर जो छेड़छाड़ की गई उसके संदर्भ में अजमेर भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश सोनी के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष रमेश सोनी, ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष महेंद्र रावत व रचित कच्छावा आदि मौजूद रहे। जो पत्रकार वार्ता है, जैसा कि विगत दिनों में बंगाल के हाईकोर्ट ने और ओबीसी आरक्षण को लेकर के जो एक फैसला दिया और जिस फैसले के तहत ओबीसी के लगभग जो 37 विभिन्न जातियाँ थी उनके आरक्षण को रद्द करने की घोषणा की, इसके पीछे निश्चित रूप से जो एक बहुत बड़ा कारण रहा और इस फैसले का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है, अभिनंदन करती है, क्योंकि जो आरक्षण दिया गया संविधान के अंदर आरक्षण की व्यवस्था जब आज़ादी की बात की गई थी तो उसके पीछे मूल भावना थी कि जो हमारे पिछड़ी जातियाँ और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका उत्थान हो सके। लेकिन कुछ राज्यों में, विशेषकर पश्चिम बंगाल को यदि हम देखें तो वहाँ की जो तत्कालीन सरकारें रही, चाहे वो वामपंथी सरकार रही हो, चाहे अभी वर्तमान की तृणमूल कांग्रेस सरकार रही हो, इन सरकारों ने इस आरक्षण को वहाँ पर वोट बैंक का एक जरिया बना करके और आरक्षण को लागू किया। और जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में टोटल ओबीसी का 17% आरक्षण का एक कैटेगरी तय की हुई है, उस आरक्षण के अंदर वर्ष 2010 में जब वामपंथी मोर्चे की सरकार वहाँ पर थी तो उन्होंने केवल अपने वोट बैंक को साधने की दृष्टि से वहाँ पर जो वामपंथी सरकार द्वारा 77 जो समुदाय थे उसमें से 42 को ओबीसी का आरक्षण दिया गया और उन 42 जो जातियाँ थी उनमें से 41 जातियाँ मुस्लिम वर्ग की थी। इसी प्रकार से इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जब तृणमूल कांग्रेस की सरकार वहाँ पर ममता बनर्जी की बनी तो 2012 में टीएमसी द्वारा 35 जातियों को जो ओबीसी का आरक्षण दिया गया उसमें से 34 जातियाँ जो है वो मुस्लिम वर्ग की थी। तो कहीं ना कहीं जो ध्यान में आता है कि संविधान के मूल धारणा जो आरक्षण की रही है उसके साथ छेड़छाड़ और खिलवाड़ किया। एक पर्टिकुलर धर्म विशेष को जिस प्रकार से आरक्षण देकर के वोट बैंक साधने का काम जो सरकार ने किया और उस पर जो हाईकोर्ट ने 2012 की याचिका जो दायर हुई थी, उस याचिका पर जो अपना फैसला जो हाईकोर्ट के हमारे विद्वत न्यायाधीश थे तपर चक्रवर्ती एवं राजशेखर मंथा, इनके द्वारा जो ये न्यायालय का जो डिसीजन दिया गया निश्चित रूप से बहुत स्वागत योग्य है। मैं ये कहता हूँ कि कुल मिलाकर के वर्तमान में जहाँ पर पश्चिम बंगाल के इस आरक्षण को, ओबीसी के आरक्षण को देखा जाए तो बहुत स्पष्ट नज़र आता है कि वहाँ पर इस आरक्षण को भी 2 वर्गों में बांटने का प्रयास सरकार ने किया। जिस प्रकार से मैंने आपको पूर्व में बताया कि वामपंथी सरकार द्वारा 2010 में किस प्रकार से इस का लाभ मुस्लिम वर्ग को दिया गया और उसके बाद 2012 में जो लाभ दिया गया तो ध्यान में आता है। इसी प्रकार से वहाँ पर इस आरक्षण को ए और बी कैटेगरी के अंदर भी डिवाइड करके वर्गभेद करने का प्रयास सरकारों द्वारा किया गया। यहाँ पर 2 हिस्सों में जैसा मैंने बताया कि ओबीसी ए, इस ओबीसी ए के अंदर पश्चिम बंगाल में 81 जातियाँ आती है और जिसमें से 56 जातियाँ जो है वो मुस्लिम समुदाय की थी। इसी प्रकार से ओबीसी बी में जहाँ 99 जातियाँ आती है उसमें से 41 जातियाँ मुस्लिम वर्ग की थी। कुल मिलाकर के इन सरकार द्वारा, चाहे वो वामपंथी सरकार रही हो, चाहे हमको ध्यान में आता है कि जहाँ जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है उन सरकारों द्वारा समय समय पर इस प्रकार से इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का प्रयास लगातार धर्म विशेष के आधार पर कुछ निर्णय करके हमेशा किया गया है। यदि मैं बात करूं कांग्रेस सरकार की तो ध्यान में आता है कि आज़ादी के बाद सन 1950 के अंदर जो है एक आर्टिकल 25 संविधान में जोड़ा गया जिसके तहत धर्म परिवर्तन को मान्यता प्रदान की गई और हम सबको ध्यान में आता है कि धर्म परिवर्तन का सबसे जो बड़ा खामियाजा होता पड़ा वो हम सबको ध्यान में आता है कि धर्म परिवर्तन से इसी कांग्रेस सरकार द्वारा जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने 1950 में फिर आर्टिकल 28 के तहत एक संशोधन किया और उसमें उसके तहत
हिंदुओं से उनकी धार्मिक शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया, जबकि वहीं पर ध्यान में आता है कि मुस्लिम समाज को उनकी धार्मिक शिक्षा की आज़ादी दी गई, उनके मदरसे वगैरह वो जो है बिल्कुल आज तक चलते आ रहे हैं। इसी प्रकार से 1951 की अगर मैं बात करूं, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने एक हिंदू रिलीजन एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट ये लागू किया गया, जिसके तहत भी हिंदुओं के जितने भी बड़े मंदिर थे उन बड़े मंदिरों को सरकार के कब्जे में लिया गया, सरकार के द्वारा उनका प्रशासन तय किया गया और उसके माध्यम से जो उन मंदिरों में होने वाली एक बड़ी आय थी, उस आय को अपने मनमर्जी के हिसाब से सत्ता और सरकार चलाने के काम में लिया गया। वहीं जो अन्य शेष धर्म के बड़े जो स्थान थे उनको इससे मुक्त रखा गया। इसी प्रकार से 1956 के अंदर हमको ध्यान में आता है कि हिंदू कोड बिल लाया गया, जिसके तहत कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों के लिए ध्यान में आता है कि पर्सनल लॉ बोर्ड है उसे लागू किया गया, लेकिन हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल लागू करके और जिस प्रकार से हिंदुओं के जो है उसको तोड़ने का, संप्रभुता को तोड़ने का प्रयास किया गया। ध्यान में आता है एक जाति जो है, एक धर्म, वो तो संविधान के अनुसार इस देश में आचरण करे और दूसरे धर्म को अपने धार्मिक जो है उसके आधार पर उसको छूट दी गई। तो निश्चित रूप से इस प्रकार से लगातार चाहे वामपंथी सरकारें रही हो चाहे कांग्रेस सरकार रही हो, कुल मिलाकर के इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का प्रयास किया गया। बाद में भी हमको ध्यान में आता है कि इस प्रकार के कई सारे ऐसे कानून जिनका निश्चित रूप से कोई उपयोग नहीं था, इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ने के लिए लाए गए। फिर चाहे मैं 1992 के अंदर चाहे माइनॉरिटी कमीशन एक्ट की बात करूं, चाहे 1995 में जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड कानून जो लाए गए, उस वक्फ बोर्ड कानून के अनुसार हमको ध्यान में आता है कि आज इस देश में सर्वाधिक संपत्ति यदि मैं बात करूं तो जो रेलवे और उसके बाद अगर कहीं आती तो सबसे बड़ी संपत्ति वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं। और वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर जिस प्रकार से ध्यान में आता है कि एक बार यदि उन्होंने किसी ज़मीन पर अपना हक दावा प्रस्तुत कर दिया तो उसके लिए लड़ने की भी आज़ादी इस देश में नहीं है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के लगातार इस देश को एकता को विखंडित करने का प्रयास इन सरकारों द्वारा किया गया है। और पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि जो आरक्षण रद्द किया है, निश्चित रूप से इसके पीछे कहीं ना कहीं जो सरकार की उस तृणमूल कांग्रेस सरकार की या चाहे वामपंथी सरकार जो तत्कालीन समय में रही, उनकी मंशा केवल और केवल एकमात्र थी कि अपने वोट बैंक को तुष्टिकरण के माध्यम से अपने साधने का जो उन्होंने प्रयास किया, ये निश्चित रूप से ऐसा प्रयास था जो इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का था। तो निश्चित रूप से हाईकोर्ट ने जो ये फैसला दिया, इसकी भारतीय जनता पार्टी बहुत स्वागत और अभिनंदन करता है। और दूसरी तरफ तत्कालीन जो वहाँ के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उनके द्वारा हाईकोर्ट के इस फैसले को मानने से जो इनकार किया गया। आप बताइए, इस देश के अंदर हम कहते हैं कि न्यायपालिका और न्याय प्रणाली को हम सर्वोपरि मानते हैं और उस देश के अंदर किसी राज्य का मुखिया, राज्य का मुख्यमंत्री यदि ये बात कहे कि वो न्यायालय के निर्णय को नहीं मानता, इससे बड़ी और विडंबना कुछ नहीं हो सकती। स्पष्ट रूप से लगता है कि वो अपने आप को, अपनी सरकार को इस न्याय प्रक्रिया और न्याय प्रणाली से भी ऊपर समझते हैं, उसको भी मानने से इनकार करते हैं। तो ऐसे ममता बनर्जी ने जो बयान दिए कि वो हाईकोर्ट के इस फैसले को नहीं मानेगी, हाँ, भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा भी करती है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान में भी जिस प्रकार से मुस्लिम समाज की कुछ जातियों को आरक्षण ओबीसी वर्ग में दिया गया, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री से हम बात करेंगे और उसकी समीक्षा पुनः एक बार रिव्यू किया जाए। हमारा मानना है कि जो वास्तव में आरक्षण कभी भी धर्म के आधार पर नहीं हो, आरक्षण केवल और केवल जो अति पिछड़े या पिछड़े वर्ग हैं उनके उत्थान के लिए हो, तो निश्चित रूप से उसका स्वागत योग्य कदम है। लेकिन उसके पीछे यदि मंशा किसी धर्म को या किसी मजहब विशेष को यदि लाभ देने की है तो निश्चित रूप से ये बड़ा सोचनीय विषय है। और इस देश के अंदर चूंकि लोकतांत्रिक देश है, ये व्यवस्था नहीं चल सकती। इसलिए पुनः एक बार राजस्थान के भी ओबीसी आरक्षण के अंदर जो दिया गया है उसके रिव्यू की मांग हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करेंगे। पुनः एक बार हाईकोर्ट के इस फैसले का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। मैं ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष महेंद्र रावत जी से भी आग्रह करूँगा क्योंकि ओबीसी मोर्चा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और हमारे जिला अध्यक्ष जी रमेश जी सोनी जी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व कर रहे हैं। और
जिस प्रकार पश्चिम बंगाल में कोलकाता हाई कोर्ट ने मतलब ओबीसी वर्ग में जो छेड़छाड़ करी है उसको पिछले 2012 के अंदर जो मतलब कि जिस तरह से मतलब मुस्लिम वर्ग को और बांग्लादेशियों को रोहिंग्यों को ओबीसी वर्ग का मतलब कि कोटे के अंदर उसको मतलब फ़ायदा पहुंचाया, उसको रद्द कराया कोलकाता हाई कोर्ट के इस फैसले का हम भारतीय जनता पार्टी और ओबीसी मोर्चा की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं और कड़े शब्दों में हम निंदा भी करते हैं कि ममता सरकार जो बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को ओबीसी वर्ग का जो हक है उनको बांट रही है और घुसपैठियों को जो बांट रही है उसकी हम कड़ा शब्दों में निंदा करते हैं, क्योंकि कोलकाता हाई कोर्ट ने इस फैसले को मतलब कि इस फैसले पे मोहर लगाई है, क्योंकि उनको लग रहा है कि ओबीसी वर्ग को कहीं ना कहीं इस आरक्षण में मतलब मुस्लिमों को जोड़ने से बहुत भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि आज पश्चिम बंगाल में 27% मोमडन रहते हैं और मुस्लिमों को 27% के अंदर ओबीसी वर्ग के अंदर 92% उनमें फ़ायदा पहुंच रहा है सीधा सीधा, जो कि एक जो मूल ओबीसी वर्ग है उसको इस चीज़ का जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। और जैसे कि हमारे जो जिलाध्यक्ष जी रमेश जी सोनी जी ने जो आपको विस्तृत जानकारी में बताया है, क्योंकि ये पहली ओबीसी मोर्चा की मेरे जिलाध्यक्ष बनने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है और हमें जिस प्रकार से जो हमने हमारी पार्टी ने जो आदेश दिया है, जिस प्रकार से हमें निर्देश दिया है कि जिस प्रकार कोलकाता में ममता सरकार ने जो ओबीसी वर्ग के हित में कोलकाता हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उसका विरोध कर रही है, तो उसका हर जिले के अंदर हर जिले के मुख्यालय में कड़े शब्दों में निंदा करनी है और इस ओबीसी मोर्चा को जिस तरह से फ़ायदा मिला है उसकी प्रशंसा भी करनी है, क्योंकि ओबीसी वर्ग देश का सबसे बड़ा ओबीसी वर्ग है। इसी ओबीसी वर्ग से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं और इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। ओबीसी वर्ग को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, बहुत मान सम्मान दिया है और आज आप यहाँ आए इसके लिए स्वागत है आपका और तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह गौड़ा।